YouTube पर पहली बार। अंदर हो जा, मर जाएगा। हम लोग के घरों को जला रहे हैं यहाँ पर। आपको कैसे पता ये अरशद पप्पू ग्रुप के लोग हैं? इनके 3 बंदे मरे हैं हमारे सामने, हम लोगों ने इनके 3 बंदे मारे, हमारे घरों को भी जला रही है। धुरंधर 2 के लियारी गैंग वॉर के रिपोर्टर जिले हैदर का पॉडकास्ट, जिन्होंने रहमान डकैत और अरशद पप्पू की गैंग को बेहद करीब से देखा। अरशद पप्पू और रहमान बलोच, जिसे रहमान डकैत के नाम से भी जाना जाता है और खान भाई के नाम से भी जाना जाता है, रहमान बलोच का ग्रुप था, लेकिन आपस में जब झगड़ा होता है तो उसके बाद ये 2 ग्रुपों में तकसीम हो जाती है। तो उसके बाद से शुरू होती है लियारी की असल कहानी, जिसे आप गैंग वॉर कहते हैं। चौधरी असलम के 100 से ज्यादा एनकाउंटर में साथ रहे। अच्छा, चौधरी असलम की एक मैं आपको बहुत अहम आपके दर्शक को बता दूं कि और बहुत खास बात कि चौधरी असलम जिस बड़े से बड़े भी इनकाउंटर में चले जाएं, जिस बड़े से बड़ी भी दहशतगर्द का मुकाबला करने जाएं, लेकिन कभी भी उन्होंने जिंदगी में बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनी। रहमान डकैत का दाऊद से कनेक्शन और दाऊद के साथ उनकी मुलाकात पहली बार डिकोड होगी कि दाऊद इब्राहिम से रहमान की कोई दोस्ती या फिर कोई दुश्मनी थी और यही सबब जो है उसके एनकाउंटर का बना। दूसरी बात आपने की कि शायद आप दाऊद से डर रहे, तो वो हमारे मुल्क का शहरी है, हमारे मुल्क का है, हमारे भाई है। क्या नोटबंदी का असर सीधे आपके मुल्क पर पड़ा? 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। क्या है कराची के लियारी का सच? लियारी की गैंग को कैसे भारत के धुरंधर ने उखाड़ फेंका? दोस्तों, धुरंधर 2 मूवी का वो सीन आपको याद है जब कराची के लियारी में एक गैंग वॉर होता है। अरशद पप्पू की गैंग और उजैर बलोच और साथ ही पुलिस भी वहां पर एनकाउंटर करने के लिए चौधरी असलम मौजूद होते हैं। और उसी बीच एक तस्वीर निकलकर सामने आती है एक रिपोर्टर की। वो रिपोर्टर जिन्होंने चौधरी असलम के 100 से ज्यादा एनकाउंटर को कवर किया है, वो रिपोर्टर जिन्होंने कराची के लियारी को बेहद करीब से देखा है। धुरंधर मूवी में दिखाया गया ये लियारी इलाका कितना बदला है और वहां की सच्चाई क्या है, इसे ही समझेंगे। हमारे साथ आज पाकिस्तान से हमारी रिक्वेस्ट पर जुड़े हैं जिले हैदर क्राइम रिपोर्टर है, पाकिस्तान के जाने माने जर्नलिस्ट। बहुत बहुत स्वागत है आपका। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक ठाक है, बहुत शुक्रिया आपका। मैं ठीक ठाक। आपने हो सकता है ये धुरंधर मूवी अभी तक आपने देखी है? नहीं नहीं, इत्तेफाक नहीं हुआ क्योंकि थोड़ा सा नेट का कुछ लिंक का और कुछ ताल्लुकात का इशू है, जिसकी वजह से प्रॉपर यहाँ पे जो है ना हम ओपन नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ख्वाहिश जरूर है कि देखें उसका पार्ट 2 किस तरह बनाया गया है, और तारीफ उसकी बहरहाल बहुत सुनी है। क्योंकि इस मूवी को कराची के लियारी में का सीन दिखाया गया है और पाकिस्तान में से बैन कर रखा है। लेकिन इसी मूवी में अगर आपने नहीं देखी तो मैं बता देता हूं अपने दर्शकों को, धुरंधर 2 में एक सीन आता है जहां गैंग वॉर चल रही होती है लियारी में। उसी में ही चौधरी असलम जब वहां पर मौजूद होते हैं तभी आपका भी सीन आता है। तो मैं ये समझना चाहूंगा कि सर, ये सबसे पहले इस गैंग वॉर को लेकर जो फिल्म में दर्शाया गया है कि वहां उजैर बलोच, अरशद पप्पू की गैंग और साथ ही वहां पुलिस भी मौजूद होती है, उस गैंग वॉर की कहानी सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बता सके। और लियारी क्या सच में वैसा ही दिखता है जैसा हमने फिल्मों में देखा है? कुछ हो सकता है कि आपने भी वहां पर शॉर्ट्स के जरिए से, रील्स के जरिए से जरूर देखा होगा फिल्म का हिस्सा। जी देखिए, आपने 2-3 सवालात मुझसे किए हैं और मैं कोशिश करूंगा कि स्टेप बाय स्टेप आपके तमाम सवालात के जवाब दे सकूं, जिससे आप और आपके जो सुनने वाले हैं वो मुतमईन हो सकें। देखिए, फिल्म का और हकीकत का कुछ रिश्ता जरूर होता है, लेकिन इतना गहरा ताल्लुक नहीं होता कि जो कुछ फिल्मों में दिखाया जाए वो तमाम का तमाम सच हो, चाहे वो फिल्में दुनिया के किसी भी मुल्क में बनी हो। तो बहरहाल बहुत अच्छी कोशिश की गई है फिल्माने की। देखिए, गैंग वॉर का जहां तक ताल्लुक है तो लियारी मशहूर है गैंग वॉर की वजह से, लेकिन ऐसा नहीं है कि लियारी में सिर्फ गैंग वॉर ही है। लियारी में बहुत सा टैलेंट भी है। स्पोर्ट्स मैन स्पिरिट अगर आप देखें, या स्पोर्ट्स में के हवाले से अगर हम बात करें इवन पाकिस्तान की, तो आपको लियारी का नाम सर फहरिस्त आएगा। बेहतरीन बॉक्सर वहां पर है, बेहतरीन फुटबॉलर वहां पर है, और कई ऐसे शोबे हैं खेल के हवाले से जिसमें लियारी नंबर 1 है।
अच्छा, अब आपने सवाल किया था कि लियारी गैंग वॉर के हवाले से। तो लियारी गैंग वॉर देखें, ये एक बहुत पुरानी कहानी है और तकरीबन 20 से 25 साल पीछे अगर हम जाते हैं और देखते हैं तो उस जमाने में लियारी में दो मुनशियात फरोशों के दरमियान जो है वो जंग हुई किसी बात पे, जिसके बाद इसने तूल और फिर शिद्दत अख्तियार कर ली। फिर उसके बाद जन्म होता है खान भाई का, जिसे आप लोग कहते हैं कि खान भाई के नाम से भी मशहूर है और दूसरे नामों से भी। तो वहां पे ग्रुपिंग शुरू हो जाती है अरशद पप्पू और रहमान बलोच, जिसे रहमान डकैत के नाम से भी जाना जाता है और खान भाई के नाम से भी जाना जाता है। तो इन दोनों में, जो कि पहले एक ही ग्रुप के अंडर काम कर रहे थे, जो कि रहमान बलोच का ग्रुप था, लेकिन आपस में जब झगड़ा होता है तो उसके बाद ये दो ग्रुपों में तकसीम हो जाती है। तो उसके बाद से शुरू होती है लियारी की असल कहानी, जिसे आप गैंग वॉर कहते हैं और जिसकी बात करने के लिए मैं और आप यहाँ आमने सामने हैं। तो गैंग वॉर जब शुरू होती है तो ये दरमियान में होती है रहमान बलोच और अरशद पप्पू के दरमियान। इसी दौरान, इसी असना में जो है वो रहमान बलोच का एक करीबी साथी होता है, मामा फैजू जिसे कहा जाता है, उसका कत्ल कर दिया जाता है। उसका जब कत्ल होता है तो उसका बदला लेने के लिए रहमान जो है वो अरशद पप्पू को कत्ल करने के लिए सरगर्म हो जाता है। फैजू मामा जिसे कत्ल किया गया है वो उजैर बलोच, जो अभी हाल ही में जेल में है, जिनके बाद ये दस्तार जो थी लियारी की, लियारी अमन कमेटी की, वो उजैर बलोच के सर पे सजाई गई थी, जो आजकल मुख्तलिफ केसों का सामना कर रहे हैं और जेल की सलाखों के पीछे हैं। तो बेसिकली फैजू मामा जो है वो उनके उजैर के वालिद यानी के फादर थे। तो उसका बदला लेने के लिए ये दोबारा मैदान में आते हैं और गैंग वॉर इतनी शिद्दत अख्तियार करती है कि बिल आखिर जो हुकूमत है और हुकूमत वक्त है वो ये फैसला करती है कि इस गैंग वॉर को खत्म किया जाए। इसमें मौजूद जितने भी दहशतगर्द हैं या क्रिमिनल एक्टिविटीज में लोग या लड़के मुलविस हैं, जिनमें कत्ल है, पुलिस मुकाबले हैं, फोर्सेस पे हमले हैं, अगवा बराए तावान, किडनैपिंग फॉर रैंसम जिसे कहा जाता है, इसमें जो जो लोग मुलविस हैं उनके खिलाफ ऑपरेशन करना जरूरी समझा गया और फिर ऑपरेशन किया गया। और उसकी कमान जो है पहली दफा लियारी के अंदर चौधरी असलम साहब को दी गई, जो कि बहुत जांबाज हमारे पुलिस के अफसर रह चुके हैं और अब शहीद हो गए। तो उनको दी, क्योंकि पाकिस्तान में, इवन कराची में जितने भी बड़े हालात और बड़े वाकयात या बड़े दहशतगर्दों के खिलाफ जिस भी किस्म का ऑपरेशन किया गया है, वहां पर पुलिस का अगर हम नाम लें तो चौधरी असलम का नाम सरे फहरिस्त आता है। जांबाज सिपाही थे, हर जगह खड़े हो जाते थे, हर ऑपरेशन में पेश होते थे, चाहे वो तहरीक तालिबान के खिलाफ हो, BLA के खिलाफ हो या फिर लियारी गैंग वॉर के। तो इनको ये कमान सौंपी गई। जी, जब ये कमान सौंपी गई तो चौधरी असलम ने किस तरीके के कदम उठाए लियारी से इस गैंग को खत्म करने के लिए? और क्योंकि आपने बेहद करीब से चौधरी असलम के करीब 100 एनकाउंटर से ज्यादा देखे हैं, तो आप मुझे बता पाएं कि चौधरी असलम के कंधों पर किस तरीके की जिम्मेदारी थी और जो फिल्म में दर्शाया गया है उससे अलग वो किस तरीके का उनका व्यक्तित्व था? संजय दत्त ने उनका रोल निभाया है और बड़ा धांसू रोल है, लोगों ने खूब पसंद किया भारत में उन्हें। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा रोल था और संजय दत्त ने बहुत कोशिश करी और उसमें किसी हद तक उनको कामयाबी भी हुई वो रोल अदा करने के लिए। खासतौर पे जिस तरह की ड्रेसिंग चौधरी असलम कुर्ता शलवार पहनते थे, व्हाइट कलर के अलावा वो कोई दूसरा कलर नहीं पहनते थे, वो पहना उन्होंने। अच्छा, चौधरी असलम की एक मैं आपको बहुत अहम आपके दर्शक को बता दूं कि और बहुत खास बात कि चौधरी असलम जिस बड़े से बड़े भी इनकाउंटर में चले जाएं, जिस बड़े से बड़ी भी दहशतगर्द का मुकाबला करने जाएं, लेकिन कभी भी उन्होंने जिंदगी में बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनी। चौधरी असलम की खासियत थी, उनकी पूरी टीम बुलेट प्रूफ जैकेट पहनती थी, लेकिन चौधरी असलम शहीद वो वाहिद पुलिस के जांबाज अफसर हैं जिन्होंने कभी भी लाइफ में मुकाबले के दौरान बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनी। तो ये उनकी खासियत थी। व्हाइट कुर्ता शलवार होता था, जैसा कि संजय दत्त ने ये कैरेक्टर में पहना और बहुत अच्छा और खूब ये निभाया। मेरा, क्योंकि मेरी दोस्ती बहुत थी शहीद से और मैं उनके बहुत करीबी, उनका एक तरह से फैमिली मेंबर की तरह भी था, उनके घर आना जाना था मेरा, क्योंकि बीइंग ए जर्नलिस्ट, बीइंग ए सहाफी, अक्सर मेरी उनसे नोक झोंक भी होती थी। अक्सर कई कई हफ्ते मेरी उनसे बातचीत भी बंद हो जाती थी, क्योंकि हमें खबर चाहिए होती थी और वो कोशिश करते थे कि जब तक खबर पूरी या इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल ना हो जाए तो वो खबर लीक आउट ना हो सके। लेकिन हम लोग कोशिश करते थे कि पहले से वो खबर ब्रेक कर दे, क्योंकि बीइंग ए सहाफी आपको पता है वो कोशिश करता है कि दूसरा हमसे बाजी ना लेके जाए। तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे और मैंने कई इनकाउंटर जो है वो कवर किए हैं जिस वक्त वो इनकाउंटर कर रहे थे, चाहे वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ हो, BLA के खिलाफ हो या लियारी गैंग वॉर या और भी कोई जो दहशतगर्द हैं या क्रिमिनल हैं उनके खिलाफ जब भी ऑपरेशन हुआ तो मुझे इत्तेफाक और खुशनसीबी है कि मैं उसका हिस्सा रहा।
एक सवाल जो इस वक्त हर किसी के जहन में, क्या धुरंधर फिल्म के बाद पाकिस्तान में किसी तरीके से डर का माहौल है? क्योंकि कुछ ऐसी क्लिप्स वायरल हो रही हैं जहां कराची के अंदर अब पुलिस और ज्यादा वहां की सक्रिय हो गई है, जांच कर रही है लगातार लोगों से, वहां कोई एजेंट तो नहीं है, इस तरीके से जांच हो रही है, ऐसा कुछ चल रहा है क्या वहां? नहीं, ऐसा मेरी नजर में या मेरे कानों ने ऐसी कोई बात नहीं सुनी है ना देखा, क्योंकि देखिए अगर इस तरह का होता तो यकीनन किसी ना किसी शख्स को इन्वेस्टिगेशन के लिए लिया जाता, उसको हिरासत में लिया जाता या उसको अरेस्ट किया जाता, या कोई ताल्लुक या संबंध जो है वो किसी पड़ोसी मुल्क से उसका जोड़ा जाता। लेकिन ये सब अफवाहों की हद तक तो आप इसको कह सकते हैं, लेकिन इस तरह का कोई बात नहीं। देखें, इंडिया ने, हिंदुस्तान ने जो ताल्लुकात हैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान के, हम उस पर डिबेट नहीं कर रहे हैं, ना ही हमने उस पर बात करनी है। हम एक फिल्म की, एक एंटरटेनमेंट की बात कर रहे हैं। तो इससे, इसके अलावा भी हिंदुस्तान में जितनी फिल्में बनी हैं वो मेरा ख्याल है उसमें बहुत सारा बिजनेस का में पाकिस्तान का भी हाथ रहा है। पाकिस्तान में उसको बड़ा सराहाया गया, खासतौर पे जो आप लोग के अदाकार हैं, शाहरुख खान है, सलमान खान है या दीगर है, संजय दत्त है, लोग उनको अप्रिशिएट करते हैं, उनका अपना हीरो भी मानते हैं उनको। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह का कोई वाकया जो है वो कराची में या पाकिस्तान में जो है वो सुनने में आया। हादर साहब, क्योंकि वहां पर गैंगस्टर का कहीं ना कहीं ये बताया जाता है कि लियारी के अंदर जो अक्षय खन्ना ने यहां पर रोल किया है बलोच का, रहमान डकैत का, वो उस रोल को बारे में आप डिफाइन कर सके कि क्या, क्योंकि आप बता रहे हैं कि उन्हें खान भाई के नाम से भी लोग जानते थे वहां पर, तो फिर किस तरीके का वो व्यक्तित्व था और क्या दाऊद से सीधी दुश्मनी थी? और जी देखें, नहीं बिल्कुल, ये जो हिंदुस्तान है या आप लोगों का मुल्क है उसमें ये चीज कोशिश की जा रही है जोड़ने की कि दाऊद इब्राहिम से रहमान की कोई दोस्ती या फिर कोई दुश्मनी थी और यही सबब जो है उसके एनकाउंटर का बना। इसमें कोई हकीकत नहीं है, ये मैं पूरे वसूख के साथ आपको बता सकता हूं कि इसमें किसी भी किस्म की कोई हकीकत नहीं है। देखिए, एक कैलिबर होता है इंसान का, एक फासला होता है। दाऊद इब्राहिम जो है वो दूसरी कैटेगरी में आते हैं, जबकि रहमान बलोच जो खान भाई और रहमान डकैत के नाम से मशहूर है, वो एक लियारी का एक छोटा सा हिस्सा है लियारी, जहां पे उनको कहा जाता है कि वो वहां के किंग थे। जो रहमान बलोच है वो लियारी की आवाम के लिए, देखें अगर आप ये जुमला लियारी में जाके कहें रहमान डकैत, तो मैं नहीं समझता कि आप वहां से खैर खैरियत वापस आ सकते हैं, क्योंकि वहां के लोग ये लफ्ज सुनने के लिए रहमान बलोच के लिए तैयार नहीं है। वो रहमान बलोच जस्ट लाइक अ रॉबिन हुड, ठीक है, तो रॉबिन हुड की तरह उसको लोग ट्रीट करते हैं, क्योंकि वो मसीहा था लियारी की आवाम के लिए। गरीब आबादी है, कच्ची आबादी है, बहुत ही पसमानदा लोग वहां पे रहते हैं। तो उनकी जो मदद होती थी वो रहमान बलोच फाइनेंशियली तौर पे करता था, फिजिकली तौर पे करता था। किसी की शादी कराना, किसी के बच्चों की फीस है, तालीम है, ये तमाम की तमाम चीजें जो है वो पर्सनली अपने पास से देता था। तो इसलिए वो वहां का रॉबिन हुड और मशहूर आदमी बन गया। लेकिन अक्षय खन्ना ने भी काफी अच्छी कोशिश करी है करेक्टर निभाने के लिए। कुछ चीजें उसमें ऐसी थी जो कि मेरा ख्याल है राइटर ने ऐड करी है ताकि फिल्म और स्टोरी जो है वो हिट हो। जैसे नाच गाने की बात हम करें तो वो मेरा ख्याल है, मैं नहीं समझता, जितने मेरे रहमान बलोच से ताल्लुकात रहे हैं या मेरी उनसे 1-2-4 मुलाकातें हुई हैं, तो जिस तरह डांस पार्टी या खवातीन के साथ मेल मिलाप, इससे वो कोसों दूर था। इसी फिल्म में एक और सीन दिखाया गया है जहां पर कुछ लोग या फिर ये कहेंगे इन्हीं गैंग के लोग किसी के सिर के साथ फुटबॉल खेलते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या ऐसा कोई वाकया हुआ था उस दौरान? देखिए, मैंने तिवारी साहब आपसे भी जिक्र किया था ना कि ये गैंग वॉर शुरू कहाँ से हुई। इनिशियली जब मेरी आपकी बात हुई तो मैंने आपको बताया कि गैंग वॉर की इब्तदा कहाँ से हुई। तो जब अरशद पप्पू लियारी के बहुत सारे, अरशद पप्पू का गैंग लियारी के बहुत सारे लोगों के, लड़कों के और खवातीन के कत्ल में मुलविस हुआ और वो वहां पे वांटेड हो गया और वहां की आवाम जो है वो अरशद पप्पू को ढूंढने लगे और उसको कत्ल करना चाहते थे, बदला लेना चाहते थे। क्योंकि आपको पता है कि गैंग वॉर की कहते हैं ना कि ना दोस्ती अच्छी होती है क्रिमिनल्स की, ना दुश्मनी अच्छी होती है। तो जब इनकी आपस में दुश्मनी हुई तो एक वक्त ऐसा आया कि लियारी की आवाम के हाथों, या अगर हम ये कहें कि उन लोगों के हाथों जिनके प्यारे, जिनके घर वाले, जिनके माँ बाप, बहन भाई कत्ल हुए और उनका इल्जाम अरशद पप्पू पे आया, तो वो इसकी तलाश कर रहे थे। इसी दौरान अरशद पप्पू उनको मिल जाता है। जब अरशद पप्पू अपने 3-4 कज़ाफी और दीगर साथियों के साथ उनको मिल जाता है तो उनको लियारी लाया जाता है। उसके बाद क्योंकि वहां पे लियारी को पूरा ब्लैकआउट कर दिया गया था जिस वक्त अरशद पप्पू को कत्ल किया गया, तो कहते ये हैं, जरा ये बताते हैं कि वहां पे उसके साथ उन लोगों ने बहुत ज्यादा
पुरतशद्दुद तरीके से उसको कत्ल किया, जिसका नोटिस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे उस दौरान इफ्तिखार चौधरी, उन्होंने भी इसका चीफ नोटिस लिया और उसके बाद ही लियारी ऑपरेशन जो है वो शुरू किया गया। हुकूमत सिंध को नोटिस दिया गया कि फौरी तौर पे लियारी के अंदर जो क्रिमिनल्स आबाद हैं, क्योंकि देखिए पूरी लियारी तो क्रिमिनल नहीं है, चीजें कुछ जगहें होती हैं जहां पे ये क्रिमिनल्स अपना ठिकाना बना लेते हैं और वहां से ये ऑपरेट होते हैं। तो जब भी हुकूमत चाहती है, देखिए हुकूमत से या फोर्सेस से, क्या है वो किसी भी मुल्क की हो, क्रिमिनल्स का लड़ना मुमकिन नहीं होता बिलाखिर, क्योंकि मशीनरी, वसाइल, सोर्सेस सारी जो है हुकूमत के पास होती है। तो वहां भी यही हुआ, जब चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने नोटिस लिया और लियारी ऑपरेशन का आगाज हुआ तो फौरी तौर पे तमाम की तमाम फोर्सेस वहां पहुंची बशमूल शहीद चौधरी असलम के, और फिर ये लियारी का ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। जब आप ये कहते हैं कि रहमान डकैत को खान भाई जिसे कहा जाता है लियारी में, लेकिन आप वहां जाकर उसे डकैत शब्द नहीं बोल सकते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वहां रहा होगा उस तरीके का ना, पूरा इलाका ही उनके कब्जे में रहा होगा लियारी का, तभी ये सारी चीजें मुमकिन हो पा रही होंगी ना। नहीं, कब्जे से मुराद देखिए, कब्जा दो किस्म का होता है। एक कब्जा वो होता है जो आप गन पॉइंट पे लेते हैं, गन पॉइंट पे कब्जा करते हैं। एक वो होता है कि लोगों की हमदर्दियां होती हैं। देखें, मैं आपको बहुत सादा मिसाल दूं कि जब इलेक्शंस होते हैं, आप वोट लेने जाते हैं, तो वो असले के जोर पे वोट नहीं मिलता आपको। असले के जोर पे आप डब्बे भर सकते हैं, लेकिन आवाम से वोट नहीं ले सकते। उसके लिए आपकी हमदर्दियां काम आती हैं, आपकी वो चीजें काम आती हैं जो आपने वहां की गरीब आवाम के साथ की होती हैं। वहां उनके जो काम आपने किए हैं वो सामने आते हैं, वो पता चलता है। तो लोग आपकी लोगों की हमदर्दियां जो हैं वो ऑटोमेटिकली आपसे जुड़ जाती हैं और लोग आपको वोट कास्ट करते हैं। तो रहमान बलोच या खान भाई या डकैत, उनके साथ भी ये हुआ कि वो लोगों की मदद करता था। जब वो लोगों की मदद करता था तो लोगों की हमदर्दियां थी। ऐसा नहीं था कि उसकी इस हमदर्दी के बदले लोगों ने अपने घरों से या अपने बच्चों को वेपन थमा दिया हो कि आप रहमान के साथ काम करें, ऐसा नहीं था। लेकिन उनकी हमदर्दियां थी, वो चाहते थे कि उनका एक प्रॉब्लम है जो कि सॉल्व हो रही है, और वो सॉल्व जो हो रही है वो रहमान बलोच की जानिब से हो रही है। तो वो ऑटोमेटिकली हमदर्दियां थी। जिनके घर का राशन वो महीने का डलवाता था, उनको आस रहती थी, उनको इंतजार रहता था रहमान का कि वो महीने की पहली तारीख को आके वो पैसे देगा जिससे वो अपने घर का राशन डलवा सकते हैं। तो ये थी, असला का जोर नहीं था, उसका अपना गैंग था, अपने लड़के थे, जिसमें जिनकी तादाद 30 से 40 या 50 आप कह सकते हैं, जो कि वेपन से लेस होते थे। और इसी तरह जब दो ग्रुप हुए तो ये डिवाइड हो गए, तो इन्हीं के खिलाफ ऑपरेशन हुआ। जब सड़कों पर इस तरीके से ये गैंग निकलती होगी तो कैसा नजारा उस वक्त कराची के लियारी में दिखता था? देखें, जब एक तो यह है कि गैंग जब निकलती थी तो उस वक्त ऐसा नहीं था कि खुलेआम वेपन लेके निकाला जाता हो या मोटरसाइकिलों पे असला लहराया जा रहा हो, ऐसा नहीं होता था। लेकिन ये पता होता, देखें जब आपने फिल्म देखी है धुरंधर, मैंने नहीं देखी, लेकिन आपको अंदाजा हुआ होगा, इसके अलावा भी जितनी क्रिमिनल्स फिल्में होती हैं या गैंगस्टर के रिलेटेड फिल्में होती हैं, उसमें आपको अंदाजा होता है कि जो गैंगस्टर होता है, जो क्रिमिनल होता है, तो उसका काम फोन पे ही बहुत सारे हो जाते हैं। उसने अगर किसी से रैंसम लेना है तो वो फोन पे ले सकता है, उसने अगर किसी को धमकी देनी है तो वो फोन पे दे सकता है। उसके लिए जरूरी नहीं है कि पूरी की पूरी गैंग जो है वो एक लश्कर की सूरत में, काफिले की सूरत में, जो है ना, एक ग्रुप की सूरत में उस जगह पे जाए। हाँ, जब इनकी आपस में लड़ाई होती थी तो उस वक्त ये नजारा शहर कराची ने जरूर देखा कि वहां पे असले से लैस दो ग्रुप जो है वो आपस में लड़ रहे हैं, फायरिंग हो रही है, जिसकी जद में आके कई मासूम शहरी, कई मासूम जाने जो है वो जाया भी हुई हैं। ये इसमें हकीकत है। क्या आपकी दाऊद से कभी मुलाकात हुई है? देखिए, मैं ये चाहता हूं कि धुरिंदर पे हम बात कर रहे हैं तो, क्योंकि ये दाऊद इब्राहिम का टॉपिक ऐसा है कि इस पे गुफ्तगू ना की जाए तो ज्यादा बेहतर है। नहीं, क्योंकि इसी फिल्म का वो हिस्सा है, धुरंधर 2 में वो बाकायदा दिखाया गया दाऊद इब्राहिम के बारे में। और हाँ। कराची में क्या दाऊद कभी रहा है, अगर आप बता पाए? देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं कि हाँ, मैंने आपसे पहले भी कहा कि जब फिल्म की स्टोरी लिखी जाती है ना, तो उसमें कुछ हाँ। फेक कैरेक्टर इसलिए डाले जाते हैं कि फिल्म की पब्लिसिटी हो, मार्केटिंग हो, बिजनेस करे। तो मैं नहीं समझता कि जो कैरेक्टर उसमें दाऊद इब्राहिम का दिखाया गया है और उसका कनेक्शन रहमान से दिखाया गया है, वो बिल्कुल फेक है और उसमें हकीकत का इससे कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन ये बात तो मानेंगे आपकी, कराची से तो कोई कनेक्शन था दाऊद का, या अभी भी है? देखिए, ये चीजें मेरा ख्याल है कि हमारी स्टोरी का या हमारी कहानी का हिस्सा है नहीं। और क्योंकि धुरंधर फिल्म का मैंने आपको बताया ना कि कुछ कैरेक्टर इसमें फेक डाले गए हैं स्टोरी की वजह से। तो आजकल वैसे मैं आजकल ये चीज बड़ी देखने में आ रही है कि आपकी कंट्री में, क्योंकि मैं पिछले दिनों भी एक चैनल पे बैठा हुआ था,
तो दाऊद इब्राहिम को लेके बड़ी स्टोरी निकालने की कोशिश की जा रही है, बहुत सारी बातें पूछने की कोशिश की जा रही है, बहुत सारी चीजें इन्वेस्टिगेट की जा रही हैं, लेकिन मेरा ख्याल है क्योंकि वो एक ऐसा टॉपिक है कि उसमें बात ना की जाए तो अच्छा, क्योंकि वो एक रेड लाइन है दोनों मुल्कों के दरमियान। तो बेहतर ये कि हम धुरंधर के टॉपिक पे बात करें, और जहाँ धुरंधर फिल्म में करेक्टर दिखाया गया है दाऊद इब्राहिम का, तो उससे स्टोरी मेरा ख्याल है वो ठीक नहीं है, उससे कनेक्शन बनता नहीं। नहीं, आप क्योंकि मैंने एक जगह सुना भी कि हैदर साहब आपने भी ये बताया कि आपके दाऊद से एक मुलाकातें हुई हैं, एक जर्नलिस्ट के होने के नाते मुलाकातें होती भी हैं। तो अगर आप कुछ बता पाएं उस संदर्भ में, आप कह रहे हैं कि ये रेड लाइन हमारे लिए तो ये रेड लाइन नहीं है, हालांकि हम लोग तो खुलकर बात करते हैं उस पर, लेकिन क्योंकि आप शायद उससे बच रहे हैं तो आपके मुल्क में वो रेड लाइन हो सकती है। अगर आप बता पाए कोई मुलाकात। देखिए, बीइंग ए जर्नलिस्ट हर इंसान की हर लोगों से मुलाकात होती है, और आप भी जर्नलिस्ट हैं, आपको भी पता है कि जो भी जर्नलिस्ट होता है वो अपनी सोर्स ऑफ न्यूज नहीं बताता। यकीनन मुलाकातें होती हैं, सबसे मुलाकातें होती हैं, चाहे वो फोर्सेस के लोग हों, चाहे वो क्रिमिनल्स हों, चाहे पॉलिटिशियंस हों, तो उनसे मुलाकातें होती हैं और होती रहती हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। दूसरी बात आपने की कि शायद आप दाऊद से डर रहे हैं, तो वो हमारे मुल्क का शहरी है, हमारे मुल्क का है, हमारे भाई है, तो हम उनसे, हमारे डरने का कोई वजह इस हवाले से बनती नहीं है। देखिए, दाऊद इब्राहिम से वो लोग डरे जो कि उनसे दुश्मनी रखते हैं या दुश्मनी की ख्वाहिश रखते हैं या कोई और चीज की ख्वाहिश रखते हैं, क्योंकि हमारे पाकिस्तान का शहरी है वो, और हम नहीं समझते, मैं नहीं समझता कि मैं उनसे किसी भी हवाले से डरूं या मुझे किसी चीज की डरने की जरूरत है। क्या दाऊद इब्राहिम के भाई को रहमान डकैत ने मारा था? देखिए, इस तरह की किसी भी किस्म की कोई ना मुकदमा ना एफआईआर और कोई भी इस तरह की इन्वेस्टिगेशन सामने नहीं आई है, ना ही किसी अखबार या मीडिया में चलते हुए ये खबर देखी है। देखिए, जहां तक बात है कत्ल की, जब गैंग वॉर होती है या बाज दफा लोगों को चलते फिरते भी गोली लग जाती है, जिससे पता, अंधी गोली जिसे आप कहते हैं, तो इसमें किसी भी किस्म का पाकिस्तान के किसी शहर में, किसी जगह, किसी थाने में, किसी पुलिस स्टेशन में ऐसा कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ जिसमें ये इल्जाम लगाया हो कि इन दोनों ने किसी के भाई को या किसी के रिलेटिव को जो है वो कत्ल किया हो या इनके दरमियान कोई दुश्मनी हो। और ये मैं पूरे वसूख के साथ, ये बात कह सकता हूँ, बीइंग ए जर्नलिस्ट और कराची का जर्नलिस्ट होने के नाते, क्योंकि सारी चीजें मेरे सामने हैं, तो मैं नहीं समझता कि इसमें किसी किस्म की 1% भी हकीकत है। लेकिन ये कराची गैंग वॉर का अड्डा बना कैसे? कराची गैंग वॉर का अड्डा नहीं बना, ये आपको किसने कहा? ये देखिए, नहीं, आपने फिल्म कराची पे नहीं बनाई है, आपने फिल्म कराची पे नहीं बनाई है, फिल्म बनी है लियारी पे। और लियारी जो है वो एक लियारी इज अ स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ, यस, लियारी इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ कराची। एक कच्ची आबादी जिसे आप कह लें, एक छोटी आबादी उसे कह लें, जो कि समंदर के किनारे आबाद है, जहां पे रहती है, वो है लियारी। ठीक है, तो वो इतना बड़ा इलाका नहीं है, वहां पे कोई 1,00,000-1.25 लाख लोगों की आबादी है, 2 लाख लोगों की आबादी है, वो इतनी बड़ी आबादी नहीं है कि आप उस आबादी को लेके ये समझें कि पूरे कराची में जो है वो गैंग वॉर है या पूरे पाकिस्तान में जो है वो गैंग वॉर है। हर इलाके में आप दुनिया का कोई भी हिस्सा ले लें, इवन अपना मुल्क देख लें आप भारत, उसमें कई इलाके ऐसे हैं जहां जो पुलिस के लिए नो गो एरिया, ये भी हमने फिल्मों में ही देखा है। ठीक है ना, आप कंपनी फिल्म देख लें, आप दूसरी फिल्म में देख लें, तो उसमें जो करेक्टर बनाए गए हैं कि भाई ये लोग इस फला से मिलते हैं, पॉलिटिशियन सारे दंगे फसाद कराते हैं, तो ये स्टोरी की हद तक तो मैं समझता हूँ ठीक है, देखने वालों के लिए तो ठीक है, लेकिन शायद वहां पे भी मैं समझता हूँ कि इतना हकीकत का ताल्लुक ना हो जितना कि फिल्मों में दिखाया गया है। आप इसमें चौधरी असलम की मौत एक सुसाइड बॉम्बर के जरिए से दिखाई गई है। कैसे हुई थी मौत, अगर आप बता पाएं, उस दौरान किस तरीके की क्या सिचुएशन थी, चौधरी असलम कहां जा रहे थे और रास्ते में क्या कुछ हुआ था? देखिए, चौधरी असलम उस जमाने में एसएसपी थे, सेंट्रल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस थे अपने सीटीडी में, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट में। तो इनका टाइम अक्सर घर से निकलने का होता था कि दोपहर 2 बजे के बाद अपने घर से निकलते थे और 3 बजे तक ऑफिस पहुंचते थे, और रास्ता मुख्तलिफ चेंज करके जाते थे, कभी किसी रास्ते से जाते थे, तो माफ कीजिएगा। तो उसी दौरान जिस वक्त इन पे खुदकुश हमला किया गया, तो वो अपने घर से जब ऑफिस के लिए निकले हैं और रास्ते में कुछ 5-10 मिनट की ड्राइव के बाद एक पुल आता है जिसे लियारी एक्सप्रेस वे कहते हैं, जो कि इनके सीधा ऑफिस के पास जाके रुकता है। तो वहां पे जब ये जैसे ही एंटर होते हैं उस पुल पर, तो उस दौरान जो है वहां पे काफी देर से वेट कर रहा था एक शख्स,
जिसने खुद कुछ जैकेट पहनी हुई थी और उसने आके वो इनकी गाड़ी से टकराया, जिससे एक जोरदार धमाका हुआ। कई किलोमीटर दूर मैं अपने ऑफिस में बैठा था जिस वक्त ये धमाके की आवाज मुझे आई है। तो हम लोग वहां से भागे कैमरा लेके और हम देखने के लिए कि कहाँ पे क्या हुआ है, कौन। तो वहां जाके हमें पता चला कि एक बख्तरबंद गाड़ी है, बुलेट प्रूफ गाड़ी है, जिस पे खुद कुछ हमला किया गया है। जब टाइम देखा गया तो ये वही टाइम था जब चौधरी असलम शहीद जो है वो अपने घर से निकलते थे। तो वहां पहुंच के हमने कवरेज करी। तो वो अपने कई साथियों के साथ शहीद हो चुके थे। उसके बाद फिर ऑपरेशन हुआ कराची में एक मरतबा फिर। तो टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के कुछ दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें से 2 से 3 दहशतगर्द जो है उस मुकाबले में हलाक भी हो गए। तो उसके बाद जो है ये चीजें सारी खुल के आई हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन हुई उसमें बताया गया कि अफगानिस्तान से ये लोग आए थे और इन्होंने चौधरी असलम पे हमला किया, जिससे उनकी जो उन्होंने जामे शहादत नोश किया। क्यों किया था हमला? चौधरी असलम को टारगेट क्यों किया था? देखिए, मैंने आपको बताया ना कि वो कराची में होने वाले मुख्तलिफ ऑपरेशन जो होते थे दहशतगर्दों के खिलाफ, कलादम तंजीम के खिलाफ, उनकी सरपरस्ती चौधरी असलम करते थे, उनकी टीम करती थी। तो टीटीपी के खिलाफ भी जितने भी कराची में ऑपरेशन हुए, सिंध में ऑपरेशन हुए, उनकी कमांड जो थी वो शहीद चौधरी असलम के पास थी, जिसकी वजह से इनकी दुश्मनी बढ़ी और उन्होंने फैसला किया कि वो चौधरी असलम को जब तक टारगेट नहीं करेंगे तो वो अपने नाकाम और हमलों में कामयाब नहीं हो सकते। इसी फिल्म में एक हिस्सा जो दिखाया गया है, क्या रहमान बलोच का बेनजीर भुट्टो से भी कोई कनेक्शन था? और देखें, आपको मैं लियारी का जरा क्राइटेरिया थोड़ा सा समझाऊं ताकि आपके हाँ। सुनने वाले और देखने वालों को पता चले। लियारी में जो कम्युनिटी रहती है वो ज्यादातर सिंधी कम्युनिटी बलोच है। इसके बाद दूसरी कम्युनिटीज भी यहाँ पे रहती हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ लियारी में सिंधी या बलोच रहते हैं। अच्छा, अब जो सिंधी और बलोच कम्युनिटी है वो पसंद करती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। पहले ये इलाका पहले गढ़ होता था जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद का। उसके बाद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो यहाँ से इलेक्शन लड़ती रही हैं। अब उनका बेटा और हस्बैंड आसिफ अली जरदारी यहाँ से इलेक्शन जीते हैं। तो ये 100% वोट कास्ट होता है और तमाम का तमाम वोट जो है यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो कि मौजूदा सिंध की इक़्तिदारी जमात है, वो ही हासिल करती है। तो ये भी बलोच थे, तो बीइंग ए बलोच जो है इनकी हमदर्दियां, इनके ताल्लुकात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से थे और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो से थे। क्या पॉलिटिकल सपोर्ट भी था इनका इस लिहाज से? नहीं, पॉलिटिकल सपोर्ट इनका नहीं था, लेकिन जाहिर बात है रहमान बलोच हो या कोई पुलिस के अफसर शहीद चौधरी असलम हो या कोई भी हो, हर शख्स जो कि रहता है किसी भी मुल्क का शहरी होता है, चाहे पाकिस्तान में हो चाहे हिंदुस्तान में हो, वो किसी ना किसी सियासी जमात को या किसी ना किसी सियासी लीडर को जो है वो लाइक करता है, पसंद करता है, उसका वोटर होता है। तो हो सकता है रहमान बलोच जो या उसकी फैमिली जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वोटर और सपोर्टर हो। इसमें एक और किरदार निभाया गया है धुरंधर मूवी में, जमील का। अगर आप उस किरदार के बारे में बता सकें, जमील जमाली के बारे में, जो कि वहां की पॉलिटिक्स में भी अच्छा खासा रुतबा रख रहे थे। जमील जमाली नाम का तो पॉलिटिकल इसमें मेरी नजर से लियारी में कोई ऐसा बंदा है नहीं जो क्योंकि वहां पे जो मशहूर है नबील गबोल हैं और दूसरे लोग हैं, लेकिन जमील जमाली जिसका जिक्र इस फिल्म में किया गया है, इस नाम का कोई पॉलिटिशियन वहां पे रहा नहीं है। क्योंकि वहां मैंने बताया ना आपको, हमेशा वो शख्स जीता है इलेक्शन जो कि पीपल्स पार्टी से रिलेटेड रहा है, पीपल्स पार्टी का सपोर्टर रहा है, पीपल्स पार्टी का वर्कर रहा है, वो वहां से वोट जीतता है। और लियारी के तमाम रहने वाले तकरीबन 70% लोग जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ही वोट करते हैं। अगर आप ये बता पाएं कि क्योंकि इसके अंदर एक खन्नानी ब्रदर्स का भी जिक्र है, खन्नानी ब्रदर्स का किस तरीके का बिजनेस था और क्या नोटबंदी का असर सीधे आपके मुल्क पर पड़ा था उस दौरान, या फिर इस खन्नानी ब्रदर्स जो बड़े पैमाने पर ऐसी मूवी में ऐसा दर्शाया गया है कि वो नोट छाप रहे थे, बड़ी तैयारी थी, उसे एक झटका लगा था? देखिए, आपने दो बातें एक साथ कर दी कि नोट छाप रहे थे तो खानदानी लोग हो नहीं सकते और ना बड़े बिजनेसमैन हो सकते, क्रिमिनल जरूर हो सकते। खन्नानी ब्रदर्स का मैं जिक्र कर रहा हूं। खानानी एंड कालिया की आप बात कर रहे हैं। ये एक ग्रुप था और ये कोई बहुत बड़ा कोई ग्रुप नहीं था। ये बेसिकली मनी चेंजर थे और ये बताया गया कि ये जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला हुंडी के कामों में मुलविस हैं। उसके खिलाफ इनके खिलाफ ऑपरेशन किया गया। लेकिन धुरंधर फिल्म क्योंकि मैंने देखी नहीं है तो मुझे नहीं पता कि उनका कैरेक्टर उसमें किस हवाले से दिखाया गया। लेकिन मैं आपको आपके सवाल का जवाब देके आपको ये मुतमईन कर सकता हूँ कि ये एक मनी चेंजर थे जिन पे ये इल्जाम था
कि ये हवाला हुंडी का काम करते हैं या मनी लॉन्ड्रिंग का काम करते हैं, जिसके खिलाफ जो एफआईए है उन्होंने इन्वेस्टिगेट की और इन्वेस्टिगेट करने के बाद इन पे बैन लगाया गया, इन पे पाबंदी लगाई गई। अब वो एक छोटे से बिजनेसमैन थे, मतलब इतनी बड़े कोई बिजनेसमैन नहीं है जिसकी वजह से, जिनके खिलाफ कार्रवाई से किसी भी मुल्क को नुकसान पहुंच सकता हो। क्या आपको भी कभी धमकी मिली है, क्योंकि आप लगातार ऐसे एनकाउंटर और ऐसी जगह पर मौजूद रहे, किसी गैंग की तरफ से कभी आपको कोई धमकी मिली? देखिए, ये तो एक हुस्न होता है क्राइम रिपोर्टर का कि उसको धमकियां मिलें, और ये प्लस पॉइंट होता है। और मुझे तो आप 3-4 गुना प्लस कर लें तो मेरे ऊपर कई हमले हुए हैं, गिरफ्तारी भी हुई है, मेरे ऊपर फायरिंग हुई है, मेरा ये पूरा हाथ गोलियों में से छलनी हुआ है। तो ये चीजें तो चलती हैं, और एक बीइंग ए जर्नलिस्ट ये चीजें फेस करनी पड़ती हैं आपको, क्योंकि आप जब किसी के खबर चलाते हैं जिससे हकीकत होती है, कहते हैं हकीकत जो है वो सच कड़वा होता है, तो जब कड़वा आप दिखाते हैं तो लोग जाहिर बात है इस चीज को बर्दाश्त नहीं करते। हमारे फील्ड में, हमारे काम में ये चीज है कि आप जब सच्चाई दिखाते हैं तो लोग आपके दुश्मन हो जाते हैं, तो आपको धमकियां भी मिलती हैं, आपको कत्ल भी किया जाता है। दुनिया में कितने जर्नलिस्ट हैं जो कि इस अपने फर्ज निभाते हुए कत्ल कर दिए गए, कितने हैं जो जख्मी हो गए, कितने हैं जो दरबदर हो गए। तो ये तो पार्ट ऑफ लाइफ एंड पार्ट ऑफ जॉब। हाँ, कराची के लियारी में आपकी कोई ऐसी रिपोर्ट जिसने एक मिसाल पेश की हो, और कोई इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट आप बता पाएं जिसकी वजह से कुछ एक्शन भी हमें देखने को मिला और कुछ बड़ा? जी बिल्कुल, देखिए जब लियारी का ऑपरेशन शुरू किया था चौधरी असलम ने, तो मैं किसी भी तरीके से अपनी सोर्स इस्तेमाल करके, अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करके मैं उस जगह चला गया था जहां पे गैंग वॉर के लड़के जो हैं वो असले से लेस थे और वो पुलिस से मुकाबला कर रहे थे। तो मैंने वहां पहुंच के उनका इंटरव्यू लिया, उस दौरान फायरिंग भी हो गई है, वो यूट्यूब पे मेरा क्लिप पड़ा हुआ है, आप अगर देख लेंगे कि जिले हैदर इन लियारी, अगर आप ये सर्च करेंगे तो उसमें आपको मेरा वो क्लिप जो है वो नजर आ जाएगा कि जब मैं ढाटा बंद दहशतगर्दों से जो है वो इंटरव्यू ले रहा हूँ और उनसे बात कर रहा हूँ, इस दौरान फायरिंग भी होती है। इसके अलावा मैं एक चीज और समझना चाहूंगा, अभी जी लियारी जी, कितना बदला है? देखिए अभी लियारी इतना बदल गया है कि लियारी इस गैंग वॉर से पहले मशहूर होता था कि लियारी की रातें बड़ी हसीन होती थी। लियारी की में शाम और रात जो है वो पुर रौनक होती थी। वहां एक अजीब और खूबसूरत माहौल होता था कि लोग बाहर खाने पीने की अशिया बेच रहे होते थे, और लोग खरीद रहे होते थे, लोग खा रहे होते थे, और इसी तरह कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते थे, कुछ फुटबॉल खेल रहे होते थे, और बॉक्सिंग के क्लब थे वो ओपन होते थे, और पूरी पूरी रात ये रौनक लगी रहती थी। बीच में जब गैंग वॉर शुरू हुई है तो ये रौनक जो है वो मान नहीं बल्कि खत्म हो चुकी थी। लेकिन आप हाँ। जो कह रहे हैं कि अब लियारी में कितना बदलाव आया है, तो मैं आपको ये बता दूं कि लियारी दोबारा से अपने उसी हुस्न पे वापस आ चुका है, क्योंकि गैंग वॉर तकरीबन वहां से 90% खत्म हो चुकी है। अब वहां पे क्रिमिनल एक्टिविटीज कोई नजर नहीं आती है। तो अब लियारी दोबारा से जो है वो अपने हुस्न में आ चुका है, और इसका सबूत ये है कि कभी आप नाइट में अपना पॉडकास्ट करें तो मैं आपको लाइव लियारी की सिचुएशन जो है वो भी दिखा सकता हूं, ताकि आपके जितने दर्शक हैं, देखने वाले हैं, आपके व्यूअर्स हैं, वो ये चीज देख सकें कि लियारी दोबारा से पुर रौनक हो चुका है। तो अभी वहां सिचुएशन आप बता रहे हैं बदली बदली नजर आ रही है, और इन दोनों गैंग का क्या सिस्टम बचा है कुछ वहां पर, चाहे अरशद पप्पू देखिए गैंग हो या फिर उजैर बलोच? देखिए अरशद पप्पू तकरीबन खत्म हो चुके हैं वहां से, ठीक है। उनके अरशद पप्पू के कत्ल के बाद बहुत सारे लोग वहां से भाग गए, चले गए। इसी तरह उजैर बलोच की गिरफ्तारी के बाद वहां पे कई लोग जो हैं वो पुलिस मुकाबले में मारे गए। कुछ उजैर के साथ जेल में हैं, और कुछ जो हैं वो ये मुल्क छोड़ के जा चुके हैं। तो जो क्रीम थी, जिनके नाम था, जो दहशत की अलामत समझे जाते थे, वो बेशतर उनमें से 90% लोग जो हैं वो अब लियारी को खैर बात कह चुके हैं। सुनने में ऐसा आता है कि लियारी में सकरी गलियां हैं, बहुत कंजेस्टेड इलाका है, वहां पर जनसंख्या भी उस इलाके में पर्टिकुलर बहुत ज्यादा बसावट है। जी बिल्कुल, मैंने आपको बताया ना कि कच्ची आबादी है, छोटी आबादी है, वहां पे गाड़ियों के आमदोरफ्त सिवाय मेन रोड के कहीं हो नहीं सकती है। जैसे हम बंबई की कई इलाके नहीं देखते जो झोपड़पट्टी, जहाँ कंपनी फिल्म बनी थी या दूसरी फिल्म बनी थी, वहां पे जहाँ असले की खरीदो फरोख्त दिखाई जाती थी, तो वो उसी टाइप का सेम इलाका है ये लियारी। तो यहाँ पे जो गाड़ियां या अंदर जाना आना आमदोरफ्त काफी मुतासिर होती है। आप पैदल ही जा सकते हैं, या छोटी गाड़ियों में या रक्षों में यहाँ पे सफर कर सकते हैं। वैसे आप लोग मिस तो कर रहे होंगे ये फिल्में जिस तरीके से बन रही हैं, जाहिर सी हाँ बात है। बन रही है, लेकिन मुझे नहीं पता इसका राइटर कौन है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो ये राइटर है उसको चाहिए कि थोड़ी सी इसमें इन्वेस्टिगेशन और करे।
थोड़ी सी जो कंफर्मेशन है वो ले लिया करें कि इसमें जो हम करेक्टर डाल रहे हैं उसमें हकीकत क्या है। अगर मैं किसी करेक्टर के बारे में बताता हूँ कि इस करेक्टर को लिया जाए, तो एक और शख्स से रिकन्फर्म कर लिया जाए कि आया ये करेक्टर है और इसका क्या किरदार था, ये किस तरह ट्रीट करता था, ये सारी चीजें जो है ना ये भी देखना जरूरी है। कुछ फिल्मी हिस्सा हो सकता है, लेकिन ज्यादातर पर तो क्योंकि हमारी बातचीत में भी और पहले भी मैंने देखा है कि सहमति रही है, चाहे बिल्कुल रहमान डकैत बलोच की बात हो या फिर चौधरी असलम की बात हो, अरशद पप्पू की बात हो, या वहां की कहानियों को लेकर एक बखूबी काम किया गया है। चाहे डायरेक्टर की बात हो, चाहे लेखक के जरिए से वो किरदार भी हूबहू निभाने की कोशिश की गई है और वो दिख भी रहा है। भारत में तो इस फिल्म ने तूफान खड़ा कर दिया है। आप जी लोग जी भले ही उसे लिंक के जरिए से या किस भी तरीके से शॉर्ट्स वायरल हो रहे हैं उसके जरिए से देख पा रहे हो, लेकिन आपने वहां की कहानी बताई, लियारी की सच्चाई बताई, उस गैंग वॉर की कहानी बताई। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। थैंक यू सो मच। और थैंक यू, क्योंकि बहुत शुक्रिया। आपका चैनल है जीरो से डिजिटल, वहां पर जाकर भी हमारे दर्शक भी अगर पाकिस्तान की क्राइम स्टोरीज सुननी है तो वो वहां सुन सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया।